हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और जैसा कि इस सीरीज़ में हम आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं, यानी स्टार्ट करा रहे हैं, ग्रामर का पूरा एनालाइज करा रहे हैं स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहला फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पूरा क्लियर किया हुआ है। इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से वो मॉडर्न कंडीशन में आई, ये सब चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हुई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इससे पहले हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टडी किया कि इंग्लिश है क्या। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी इंग्लिश की बुक है, ये एक सोर्स है, वहाँ से मैंने इसको कलेक्ट किया है। और ये सोर्स है रेन एंड मार्टिन, जेसी नेस्फील्ड एंड जेम्स टी पैचेट। ये बहुत फेमस ग्रामेरियन है, इन्हीं ग्रामेरियन के सोर्सेज से मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज देखा। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज एक डायलेक्ट से डेवलप हुई है। और हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है? ओल्ड इंग्लिश को ही हम एंग्लो सैक्सन बोलते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश में हमने स्टडी किया कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो कहाँ से डेवलप हुई है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मन ट्राइब्स थीं, 4 जर्मन ट्राइब्स थीं। कौन-कौन सी? एंगिल्स, जूट, सैक्सन और फ्रेशियन। तो ये ट्राइब से ही जो एंगल्स थे, एंगल लोग ज़्यादा डेवलप हो गए, इनका एरिया वाइड हो गया। और इन्हीं की लैंग्वेज को एंगल्स लैंग्वेज दैट मीन्स इंग्लिश बोला जाने लगा। इसके बाद मिडिल इंग्लिश आया। मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ, अलग-अलग कंट्रीज़ का इंग्लिश पर इफ़ेक्ट पड़ा। इंग्लिश बहुत सारे वर्ड्स नए-नए मिक्सअप हुए। जैसा कि इंग्लिश में लैटिन सबसे पहले मिक्स हुआ, इसके बाद रोमन वर्ड्स आए, इसके बाद जर्मन वर्ड्स आए, इसके बाद फ्रेंच वर्ड आए, देन डेनमार्क, अदर बहुत सारी लैंग्वेजेज़ का मिक्सअप हो गया इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा-सा नया मॉडिफ़िकेशन हुआ है, ग्रामर की स्टडी होने लगी है। क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ 1477 में, तो इसके बाद इंग्लिश की स्टडी को और ज़्यादा एक वाइड रेंज मिल गई। और लोग और नई-नई तरह से उसको देखने लगे और उनको ग्रामर का इंटरेस्ट हुआ, तो मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी आया। कुछ इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, चूँकि ये इंग्लिश बहुत सारे लैंग्वेजेज़ से मिलकर बनी है, जैसे कि फ्रेंच है, इटालियन है, स्पेनिश है, रशियन है, जर्मन, अमेरिकन, इंडियन, अरेबिक, बहुत सारी लैंग्वेज है मिक्स अप इंग्लिश में। तो इस तरह से आज ये प्रेज़ेंट में एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है? इसके बाद हमने आपको बताया था कि इंग्लिश को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लिटरेचर एंड लैंग्वेज। लिटरेचर हमने बताया था कि लिटरेचर में 4 पार्ट्स होते हैं। लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर मिरर ऑफ सोसाइटी होता है, यानी सोसाइटी के जो कंटेम्परेरी इवेंट्स होते हैं, वो लिटरेचर के ज़रिए शो होते हैं। सोसाइटी में क्या हो रहा है, राइटर उसको लिखता है ना? लिटरेचर के पार्ट्स होते हैं प्रोज़, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन एटसेट्रा। इसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, यानी कि लैंग्वेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नॉलेज पहुँचाने का एक मीडियम होता है। और ये अलग-अलग टाइप की हो सकती है। कैसी हो सकती है? ये वर्बल भी हो सकती है, यानी रिटन फॉर्म में हो सकती है, ओरल हो सकती है और साइन लैंग्वेज भी हो सकती है। देन कम्स ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर सिस्टमैटिक रीडिंग राइटिंग का तरीका है। देन कम्स कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? कंप्लीशन ऑफ डिटेल्स दैट मीन्स ऐसे, बायोग्राफी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं कंपोजिशन में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रामर। अब ग्रामर को हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि ग्रामर का बेस बेस क्या होता है। देखिए ग्रामर क्या है? लैंग्वेज का ही एक पार्ट है ना? और कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कैसे होती है? लेटर से। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सिस्टमैटिक सीक्वेंस है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेटर से। लेटर क्या है? देन कम्स अल्फाबेट, देन वर्ड, देन सिलेबल, फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, स्पेशल रूल्स, ट्रांसलेशन एंड कन्वर्सेशन। ओके, तो यहाँ तक का जो आपका पार्ट है, दैट इज अप टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपका इंग्लिश के फाउंडेशन में आता है। ओके, यहाँ तक का पार्ट हम फाउंडेशन में स्टडी करेंगे, यानी कि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। जितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये आपका पार्ट जितना स्ट्रांग हो जाएगा, आगे की जो एडवांस इंग्लिश है, यानी यहाँ तक की, ये आपकी उतनी ही बेस्ट हो जाएगी। ओके, तो फाउंडेशन या फंडामेंटल इंग्लिश के लिए हम सबसे पहले इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कई लोगों को ये चीज़ें नहीं आती हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इन चीज़ों से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे एडवांस में चलेंगे। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा लेटर क्या होता है। देखिए लेटर क्या है? लेटर सिंपल अक्षर जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम अक्षर बोलते हैं, दैट इज लेटर। ओके, लेटर मतलब पत्र भी होता है। इंग्लिश में देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके अलग-अलग 2 मीनिंग होते हैं। तो लेटर भी एक ऐसा वर्ड है, इसको होमोनिम्स बोलते हैं, जो नेम सेम होता है, उसका मीनिंग अलग-अलग होता है।
तो लेटर क्या होता है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ए टू जेड ऑल आर लेटर्स। यहाँ पर लैंग्वेज से बोला गया, यानी कि केवल इंग्लिश की बात नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि लेटर किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी चाहे वो हमारी हिंदी हो, है ना, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अरबिक हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर ही होता है। ओके, अब देख लेते हैं, जैसे हिंदी में है, हिंदी में लेटर हमारा क्या है? आ, है ना, आ से लेकर के और ज्ञा तक, ये सारे हमारे हिंदी के लेटर्स हैं। इंग्लिश के लेटर्स क्या है? ए टू जेड इंग्लिश के लेटर्स हैं। तो हर लैंग्वेज के अपने अपने लेटर्स होते हैं। ओके, अल्फाबेट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इट कॉल्ड अल्फाबेट। इंग्लिश के जो लेटर हैं ए टू जेड, उनके ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ओलम बोलते हैं, है ना। इसी तरह हर लैंग्वेज के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं लेटर्स के। हर लैंग्वेज के लेटर्स को डिवाइड किया जाता है 2 या 3 पार्ट्स में। जैसे हम हिंदी पर आते हैं, जैसे मैंने हिंदी में लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा रात, ठीक है? तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, इसको हम अलग-अलग करें, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हिंदी क्यों बता रहे हैं? एक्चुअल में बेटा इससे ही समझ में आएगा। आप थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे ना, ये बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए, हिंदी के जितने भी आप व्यंजन पढ़ते हैं ना, यानी कि हिंदी के का से लेकर के और ज्ञा तक के जो अक्षर पढ़ते हैं, उन सारे अक्षरों में हिंदी के वॉवेल्स, यानी कि आ इंक्लूड होता है। आ और भी वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। जैसे हमने लिखा का, है ना? जैसे मान लीजिए मैंने कम लिखा, ओके? कम वर्ड लिखा है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें तो दोनों ही हमारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, हिंदी के दोनों ही व्यंजन आ रहे हैं, इसमें कोई स्वर नहीं आ रहा है। यानी कि हम वर्ड की डेफिनिशन कर रहे हैं यहाँ पर, वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हर लैंग्वेज के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वॉवेल, ओके? और एक होता है कॉन्सोनेंट। यानी जो वर्ड होता है हमारा, वो या तो वॉवेल से मिलकर बनता है या फिर कॉन्सोनेंट से, या दोनों से मिलकर के। यानी कोई भी वर्ड है उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो आना ही आना है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा लैग, ओके? एल हमारा कॉन्सोनेंट है, ई हमारा वॉवेल है और जी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इसी तरह से हिंदी का भी यही फंडा है कि हिंदी में भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर ही वर्ड बनते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कम लिखा हुआ है ना? अब आप बोलोगे सर इसमें तो हिंदी का कोई स्वर नहीं आ रहा है। स्वर आ रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि हिंदी के जितने भी लेटर्स होते हैं, वो स्वर के साथ ही लिखे जाते हैं। जैसे ये का लिखा है, इसका जो अगर हम इसको ब्रेक करें, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, का प्लस आ, यानी कि जो शुद्ध स्वर होते हैं, वो इस तरह से लिखे जाते हैं, उनके नीचे हलंत लगता है, वो आधे होते हैं। अगर उनके साथ हम आ मिला देंगे, दैट मीन्स फिर वो पूरा बनेगा। इज़ इट क्लियर? फिर से समझ लीजिएगा, हर लैंग्वेज का ये रूल होता है कि उस लैंग्वेज में 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स में एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, कोई भी आप वर्ल्ड की लैंग्वेज ले लीजिएगा, और उस लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स बनते हैं, इन दोनों से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम 2 चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। इंग्लिश में मैंने आपको दिखा दिया, जैसे मैंने लैग लिखा, तो लैग में एक हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर वॉवेल आ रहा है, फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है। और कोई देख लीजिएगा, जैसे मैंने कम लिखा, कम में हमारा कॉन्सोनेंट, वॉवेल, ठीक है? तो ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो, मैं आपको बता रहा था, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जैसे इंग्लिश में मैंने देख लिया COME, इसी तरह हिंदी में जैसे रात दिखा है, तो रात में तो आपको दिख रहा होगा ये आ का डंडा लग रहा है ना सीधा-सीधा, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट वॉवेल मिल रहा है। लेकिन इस वर्ड का क्या, है ना? तो इस वर्ड में मैंने आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि इस वर्ड में जो हमारे हिंदी के जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनके साथ स्वर पहले से ऐड होता है। अगर वो शुद्ध हमारे व्यंजन होंगे तो उनमें नीचे हलन लगेगा, जैसे माँ लिखा हुआ है, तो माँ का मतलब है माँ प्लस आ, ओके? और अगर शुद्ध व्यंजन है तो इस तरह से लिखा जाएगा माँ। तो ये क्लियर हुआ कि जो भी लैंग्वेज है उसमें जो वर्ड बनते हैं वो वोवेल और कॉन्सोनेंट से बनते हैं। यही हमारी डेफिनेशन है। इंग्लिश में आपको कुछ वर्ड्स माइंड में आ रहे होंगे, जैसे मैंने लिखा फ्लाई, है ना? मैंने लिखा क्राई। अब बोलोगे कि इनमें तो कोई भी हमारा वोवेल नहीं आ रहा है। इसीलिए देखिए इंग्लिश में 3 पार्ट्स होते हैं। अल्फाबेट इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल। सेमी वोवेल वर्ड 2 होते हैं, 2 लेटर्स हैं सेमी वोवेल, डब्ल्यू एंड वाई। मीन्स डब्ल्यू एंड वाई को हम 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ कॉन्सोनेंट एंड एज़ अ सेमी वोवेल। सेमी वोवेल को क्योंकि ये वर्ड्स
जब वॉवेल नहीं आता है तब ये वॉवेल का काम करते हैं, इसीलिए इनको सेमी वॉवेल बोले जाते हैं। जैसे मैंने लिखा फ्लाई, ओके? फ्लाई, तो यहाँ पर जो वाई वर्ड है वो आई का यूज़ कर रहा है, फ्लाई, आई का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इसलिए वाई यहाँ पर हमारा सेमी वोवेल है, ओके? तो इंग्लिश में भी वही रूल है जो अदर लैंग्वेजेज़ में है, बस इंग्लिश के 3 पार्ट्स हैं, एक वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। आपको बता दूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक रिदम वर्ड है, रिदम वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का और सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है। इस वर्ड में कोई भी वोवेल नहीं है और ऐसा सबसे बड़ा ये वर्ड है। हालाँकि इसमें सेमी वोवेल आ रहा है, तो ऐसा यूनिक वर्ड है जिसमें कोई भी हमारा वोवेल नहीं है और सेमी वोवेल से बनने वाला ये सबसे बड़ा वर्ड है। इससे बड़ा वर्ड नहीं होता है कोई भी जो सेमी वोवेल से बने। ओके? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ वोवेल, सेमी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट हैविंग अ डेफिनिट मीनिंग इज़ कॉल्ड वर्ड। वही मैंने बताया, वॉवेल और सेमी वॉवेल से मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट आपको क्लियर कर दिया गया है। फैक्ट ये है कि उसमें क्या होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए क्लियर, ओके? क्लियर मीनिंग होगा तभी वो वर्ड बोला जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हैविंग क्लियर मीनिंग, हैविंग अ डेफिनिट मीनिंग, इसका एक डेफिनिट मीनिंग होता है, उसको ही हम वर्ड बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया OMEC, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। तो क्या इसका कोई मतलब है? हालाँकि ये भी कॉम्बिनेशन है, देखिए वोवेल आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, वोवेल आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है ना? तो इसका कोई मतलब नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ वर्ड। वर्ड की डेफिनिशन क्या है? उसका एक मीनिंग होना चाहिए पर्टिकुलर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें COME, लेटर सारे वही हैं, हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, कॉन्सोनेंट, वोवेल, हो गया? तो इसका मतलब हो गया कम मीन्स आना, तो ये हमारा वर्ड है। दैट मीन्स वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉम्बिनेशन हो वोवेल, सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट का, लेकिन उसका कुछ डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। ओके? नेक्स्ट वन इज वर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब वर्ड को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। वर्ड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी वर्ड्स और एक कंपोजिट वर्ड। प्राइमरी वर्ड्स क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में ही कंप्लीट हैं, है ना? यानी कि जिन वर्ड्स को हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सी, है ना? देखना। जैसे मैंने लिखा मैन, इन वर्ड्स को हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्ड हमारे कहे जाते हैं प्राइमरी, दैट आर इन बेसिक फॉर्म। कंपोजिट वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनके अलग-अलग पार्ट्स किए जा सकते हैं और उन पार्ट्स का भी अलग-अलग सेपरेट मीनिंग होता है। जैसे मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ, ओके? ये पूरा एक ही वर्ड है, एक ही मतलब है। सिस्टर वर्ड अलग हो रहा है, इन अलग हो रहा है, लॉ अलग हो रहा है ना? इसमें 3 वर्ड है, लॉ का मतलब अलग होता है, इन का मतलब अलग होता है, सिस्टर का मतलब अलग होता है और इस पूरे वर्ड को मिलाकर इसका मतलब अलग होता है, ठीक है? तो दीज़ टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कंपोजिट वर्ड्स। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा पोस्टमैन, ओके? पोस्ट वर्ड का अलग मतलब हो गया, मैन वर्ड का अलग मतलब हो गया और इनको मिलाकर अलग मतलब हो गया। तो ऐसे वर्ड जो अलग-अलग 2 प्राइमरी वर्ड से मिलकर बनते हैं और इनका मीनिंग डिफरेंट होता है प्राइमरी वर्ड से, दे आर कॉल्ड कंपोजिट वर्ड्स। क्लियर? तो हमने लेटर देख लिया, अल्फाबेट हो गया, वर्ड हो गया, है ना? वर्ड के काइंड्स हो गया, प्राइमरी एंड कंपोजिट। नेक्स्ट आते हैं सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? देखिए ये थोड़ा-सा अ पोएट्री के सेक्शन का टॉपिक है सिलेबल। हालाँकि आपको समझना है क्योंकि आगे ये चीज़ें आएँगी आपके सिलेबल में क्या होता है। तो सिलेबल पहले समझते हैं, सिलेबल होता क्या है? देखिए जब भी हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स अ वॉवेल इज़ कॉल्ड सिलेबल। वर्ड का एक ऐसा पार्ट जिसमें वॉवेल होता है वो सिलेबल कहा जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं जब वर्ड को हम अलग-अलग पिच में प्रोनाउंस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिलेबल। जैसे मैंने बोला सी, इस वर्ड को मैंने एक सांस में बोल दिया, है ना? एक बार में बोल दिया सी, ओके? अगर हम इसी तरह वर्ड बोलें कम, कम, इसको भी मैंने एक बार में बोल दिया कम, ऐसे तो बोला नहीं कम, ऐसे तो नहीं बोला ना, उसको मैंने एक ही बार में बोल दिया कम। अगर हम ऐसे बोलें स्टूडेंट, ओके? इसको हम 2 पार्ट्स में बोल रहे हैं, यानी हल्का-सा पिच हमारा चेंज हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट, ओके? ऐसे तो बोलेंगे स्टूडेंट, है ना? एक साथ नहीं बोल रहे हैं, इसको हम थोड़ा-सा पॉज़ दे रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ से पॉज़ दिया बीच से, एक पार्ट हमारा हो गया स्टू एंड नेक्स्ट पार्ट हो गया डेंट, ओके? और सिंपली हम देख सकते हैं कि स्टू पार्ट में हमारा एक वोवेल अलग आ रहा है और डेंट पार्ट में भी हमारा एक वोवेल अलग आ रहा है।
तो सिंपली सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स अ वॉवेल, ओके, एंड इट हैज अ डिफरेंट साउंड फ्रॉम द अदर पार्ट। अब यहाँ का साउंड अलग है, यहाँ का साउंड अलग है, स्टूडेंट, ओके। तो जितने साउंड होंगे उतने सिलेबल होंगे। इस वर्ड में हम कह सकते हैं कितने सिलेबल हैं? 2 सिलेबल हैं। क्लियर? फिर से समझ लीजिएगा, सिलेबल को थोड़ा सा टिपिकल है। सिलेबल मीन्स क्या होता है? वर्ड का एक ऐसा पार्ट जो प्रोनाउंस करने पर अलग अलग पिच को डेनोट करता है, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। एक वर्ड में 2 सिलेबल भी हो सकते हैं, 3 सिलेबल भी हो सकते हैं। अगर 1 वर्ड का है उसको मोनोसिलेबल वर्ड बोलते हैं, 2 का है तो डाई सिलेबल बोलते हैं, 3 का है तो ट्राई सिलेबल बोलते हैं। इसी तरह से आगे कंटिन्यू होता जाता है। हाँ, किसी वर्ड में मैक्सिमम 5 टू 10 सिलेबल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस वर्ड की लेंथ पर, उसके प्रोनाउंसिएशन पर, ठीक है? अब जैसे एक और वर्ड दिया है यहाँ पर, रिवॉर्डेड। देखिए लिखा हुआ है रिवॉर्डेड, है ना? तो रे अलग वर्ड आ रहा है, अलग इसमें वॉवेल आ रहा है। वॉर एक अलग वर्ड है, अलग वॉवेल आ रहा है। एंड डिड, रिवॉर्डेड हमने कैसे प्रोनाउंस किया? रिवॉर्डेड। दैट मीन्स रे 1 syllable, वॉर 2nd syllable, डिड 3rd syllable। क्लियर? और वर्ड्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा क्लासिफाइड, इस वर्ड को ही ले लेते हैं। क्लासिफाइड, क्लासिफाइड, ओके। कैसे बोलेंगे? क्लासिफाइड, ओके। क्लासिफाइड 3 टाइम्स बोला हमने इसको। क्लासिफाइड, 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable, दैट मीन्स ये हमारा 3 syllable वर्ड हो गया, ओके। अब इसका यूज आपका कहाँ होगा? इसका यूज आगे हम ग्रामर पढ़ेंगे उसमें होगा, प्लस जो पोएट्री सेक्शन है उसमें इस टॉपिक का बहुत यूज होता है। प्रोसोडी एक पोएट्री का सेक्शन होता है ना, प्रोसोडी, पोएट्री की स्टडी को हम प्रोसोडी बोलते हैं। तो वहाँ पर इस चीज़ का बहुत यूज़ होता है। तो आप लोग बस ये नॉलेज के लिए समझ लीजिएगा, आगे ये आने वाला है आपके एडजेक्टिव वाले सेक्शन में आएगा सिलेबल, तो इसीलिए मैंने बता दिया। आई थिंक सबको निकालना आ गया होगा सिलेबल क्या होता है। लिखा भी हुआ है, 1 syllable वर्ड आर कॉल्ड मोनोसिलेबल, मोनो मीन्स 1 होता है। 2 syllable वर्ड्स आर कॉल्ड डाई सिलेबल एंड सो ऑन, ठीक है? 2 सिलेबल जिसमें हो उस वर्ड को हम डाई सिलेबल वर्ड बोलेंगे। अब जैसे इसमें 3 सिलेबल है, इसको हम बोलेंगे ट्राई सिलेबल वर्ड। ये तो लैटिन काउंटिंग होती है, आपको पता होगा ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, है ना? हेक्सा, ऑक्टा, ऑप्टा, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, जिससे कि लैंग्वेज स्टार्ट होती है ना? अल्फाबेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, जैसे कि इंग्लिश में ए टू जेड, इनके ग्रुप को हम अल्फाबेट बोलते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? वॉयल है, कॉन्सोनेंट है और सेमी वॉयल है। सेमी वॉयल क्या होता है? डब्ल्यू एंड वाई होता है। क्यों? क्योंकि ये एज अ वॉयल यूज होता है जब वॉवेल एब्सेंट होता है। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ वॉयल, सेमी वॉयल एंड कॉन्सोनेंट हैविंग अ डेफिनेट मीनिंग। डेफिनेट मीनिंग, इस फिर इसको याद रखना। डेफिनेट मीनिंग यानी एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा ग्रुप वॉयल और सेमी वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट का जिसका एक डेफिनेट मीनिंग हो, दैट इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड्स 2 टाइप के होते हैं, पढ़ लिया हमने। प्राइमरी वर्ड्स है ना, जिनको जो बेसिक फॉर्म में होते हैं इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कंपोजिट वर्ड जो 2 प्राइमरी वर्ड से मिलकर बनते हैं, है ना, जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग उन वर्ड्स के अलग अलग मीन्स होंगे। सिलेबल क्या होता है? किसी भी वर्ड का एक ऐसा पार्ट जिसमें कि वॉयल कंटेन होता है, उसका साउंड अलग होता है बाकी पार्ट से, ओके। 3 टाइप अलग अलग टाइप के वर्ड हो सकते हैं, जैसे मोनोसिलेबल वर्ड जिसमें 1 आए, डाई सिलेबल जिसमें 2 आए, है ना, ट्राई सिलेबल जिसमें 3 आए। तो इस टाइप के वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कम्स फ्रेज, ओके। फ्रेज देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेज अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके छोटे क्लास की आजकल तो इवन 6-7 की बुक्स में भी दे दिया जाता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत डीप है, वहाँ पर बच्चों को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को बहुत क्लियरली आप लोगों को समझाऊंगा कि फ्रेज क्या होता है। क्योंकि वहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन उनको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता कि फ्रेज होता क्या है। तो चलिए देखते हैं, फ्रेज समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? फ्रेज, A group of words having incomplete meaning is called phrase। ठीक है? वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है? जैसे मैंने लिखा, दे आर कॉलिंग मी ऑन द रूफ। ठीक है? वो छत पर मुझे बुला रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा,
कोई भी वर्ड्स का ग्रुप ले लेंगे, जैसे ये लिया हुआ है ऑन द रूफ, बस उसका मीनिंग इनकम्प्लीट होना चाहिए। ऑन द रूफ इसका मतलब क्या है? छत पर। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है ना, 3 वर्ड्स हैं। तो 3 वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है। सपोज़ इफ आई इरेज़ दिस सेंटेंस, अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ से रब कर दूँ, तो क्या इस वर्ड का कोई मीनिंग रह जाता है? कोई मीनिंग नहीं है ना? ऑन द रूफ, व्हाट ऑन द रूफ? क्या ऑन द रूफ? तो इसका मीनिंग तभी कंप्लीट होगा जब तक हम इसको किसी सेंटेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो जब हम इसको किसी सेंटेंस में इंक्लूड कर देते हैं उसका मीनिंग पूरा हो जाता है। तो सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, वर्ड्स का ग्रुप हो जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट हो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। अब देख लेते हैं, फ्रेज इज क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड्स। 3 काइंड्स की फ्रेज होती है, इसको बहुत माइन्यूटली समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इवन आपके क्लासेस में, छोटे-छोटे क्लासेस में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ठीक है? तो देखिए, वैसे तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जब हम पहले पढ़ लेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगी, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा-सा एक इंट्रो दे दूँगा इनका, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का, जिससे आप निकालना सीख जाएँगे और पता करना सीख जाएँगे कि फ्रेज़ को हम कैसे पता करते हैं कि वो नाउन है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है या फिर एडवर्ब फ्रेज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ सबसे पहले दिमाग में ये रखेंगे कि फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? फ्रेज़ क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बस इतनी चीज़ माइंड में रखिएगा हमेशा। अब नाउन फ्रेज, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन आपको पता है, नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, है ना, इमोशन, इन सब का मतलब नाउन होता है। नाउन को हमें जब भी फाइंड करना हो, ध्यान रखेंगे, आगे हम नाउन सेक्शन में भी पढ़ेंगे। नाउन को अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट से। ओके, नाउन को जब भी फाइंड करना हो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। तो इसी तरह से जब हमें नाउन फ्रेज को फाइंड करना हो तब भी हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट से। ओके, देखिए, नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज का मतलब क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ना, लेकिन ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है ना। नाउन हम कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट लगाकर। नाउन वैसे एक वर्ड होता है, जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय। ओके, इसमें नाउन क्या है? बॉय नाउन है क्योंकि ये एक वर्ड है। ठीक, ये नाउन हो गया। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें, ही वांट्स, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ही वांट्स टू विन द प्राइज, he wants to win the prize। ओके, अब मैंने इसमें लिख दिया, जैसे मैंने इस सेंटेंस में क्वेश्चन किया, ही इज अ बॉय, व्हाट इज ही? बॉय क्या है? तो वो बॉय है, आंसर हमें क्या मिला? बॉय, दैट मीन्स नाउन मिल गया हमें। इस सेंटेंस में हमने क्वेश्चन किया, ही वांट्स टू विन द प्राइज, वो प्राइज जीतना चाहता है। हमने क्वेश्चन किया व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है? वो चाहता है टू विन द प्राइज, प्राइज को जीतना। अब ये जो पूरा है ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या फाइंड करने से आया? ये व्हाट फाइंड करने से आया। दैट मीन्स ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है। क्लियर? फिर से समझ लीजिएगा, नाउन क्या होता है? सिंपल एक वर्ड होता है नाउन, है ना, व्हाट लगाकर फाइंड करते हैं। अगर व्हाट लगाकर फाइंड करने से बहुत सारे वर्ड्स हमें मिल रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहे हैं, दैट इज नाउन फ्रेज। ओके, ही वांट्स टू विन द प्राइज, व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है? प्राइज जीतना चाहता है। तो यहां पर जो मिला टू विन द प्राइज, दैट इज नाउन फ्रेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इसको पहले तो प्रोनाउंसिएशन करना सीख लीजिएगा, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, एडजेक्टिव, ये डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो यहां पर जैसा कि दिया हुआ है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? देखिए, जब भी हमें नाउन फाइंड करना हो हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट का। अब हमें एडजेक्टिव फाइंड करना हो तो हम क्वेश्चन किसका करेंगे? हाउ और विच का। यहाँ पर दिया हुआ है हाउ और विच। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले आपको हम एडजेक्टिव फाइंड करना बताएंगे, फिर एडजेक्टिव फ्रेज फाइंड करना। ओके, चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई हैव अ ब्लू पेन। ओके,
आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन किया हाउ, कैसा पेन है मेरे पास? आंसर क्या मिला? ब्लू। दैट मीन्स ये जो ब्लू वर्ड है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्लियर? एडजेक्टिव निकालने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं हाउ और विच से। तो यहाँ पर एक वर्ड था, सिंगल वर्ड था, इसलिए इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। क्लियर? अब अगर हम देखें इस पूरे सेंटेंस को, यहाँ पर दिया हुआ है द बॉय विद ब्लू आइज इज माई ब्रदर, ठीक है। वो लड़का जिसकी नीली आंखें वो मेरा भाई है। तो विच बॉय, है ना, विच लगाकर हमने क्वेश्चन किया कौन सा लड़का, तो आंसर मिल रहा है विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाला। कौन सा लड़का? नीली आंखों वाला, विद ब्लू आइज। तो ब्लू आइज वाला जो लड़का है वो मेरा ब्रदर है। तो यहां पर जो विद ब्लू आइज वर्ड दिया हुआ है दैट इज द एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं। आंसर क्या लगाकर मिल रहा है? विच लगाकर। तो सिंपली अगर व्हाट लगाकर आंसर मिलता है दैट इज नाउन फ्रेज, अगर हाउ या विच लगाकर आंसर मिलता है दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, नेक्स्ट कम्स एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या है? एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडवर्ब फ्रेज क्या है? ये वर्ड्स का एक ग्रुप है। सबसे पहले तो आपको एडवर्ब निकालना आना चाहिए, है ना। एडवर्ब क्या होता है? तो देखिए एडवर्ब निकालने के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या क्या वर्ड दिए हैं? इन व्हाट वे, है ना, एट व्हाट टाइम, एट विच प्लेस। देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को आपको बहुत माइन्यूटली समझना है। एक तो हमने बोल दिया हाउ, अगर मैंने हाउ बोल दिया तो निकलेगा एडजेक्टिव, अगर मैंने बोल दिया इन व्हाट वे, किस तरीके से, तो निकलेगा एडवर्ब। क्लियर? आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो इसी तरह से एडवर्ब फ्रेज हम निकालते हैं, क्वेश्चन करेंगे इन व्हाट वे, है ना, एट व्हाट टाइम, और क्वेश्चन करेंगे एट विच प्लेस। यानी प्लेस क्या, कौन सा प्लेस है, किस समय की बात की जा रही है ना, और किस तरीके से बात की जा रही है, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज। अब जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा ही कम्स टू स्कूल लेजीली, ठीक है। ही कम्स टू स्कूल लेजीली, वो बड़े आलसी तरीके से स्कूल आता है। मीन्स जब भी वो स्कूल आता है बड़ा ही लेजी होता है। तो हमने क्वेश्चन किया इन व्हाट वे, किस तरीके से आता है वो, तो लेजीली। यहाँ पर जो लेजीली है वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्यों होगा? क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, ध्यान रखना, सिंगल वर्ड होगा तो वो एडवर्ब होगा। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देते हैं, ही कम्स टू स्कूल इन अ लेजी वे, ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं इन अ लेजी मैनर। अगर हमने ये लिख दिया ही कम्स टू स्कूल इन अ लेजी मैनर, कि वो स्कूल बड़े लेजी मैनर से आता है, बड़े लेजी तरीके से आता है, तो समझ लो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। क्यों? क्योंकि हमें निकलेगा इन व्हाट वे, किस तरीके से आता है वो। तो यहाँ से आंसर निकलेगा इन अ लेजी वे, एक आलसी तरीके से आता है, लेजी मैनर में आता है। तो इसलिए ये हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या हो जाएगा फ्रेज। और कौन सा फ्रेज होगा? एडवर्ब फ्रेज। क्लियर? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, ध्यान से समझेंगे। एक बार फिर से चलिए आपको समझा देते हैं सारी चीजें। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले तो फ्रेज देख लेते हैं, फ्रेज क्या है। फ्रेज मैंने बता दिया आपको। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। ये वर्ड भी ध्यान रखेंगे, वर्ड्स ऑफ ग्रुप इनकम्प्लीट मीनिंग। अगर ये मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो वो तुरंत सेंटेंस बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ फ्रेज। ओके। अब फ्रेज को हम थ्री टाइप से डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, नाउन फ्रेज को अगर आपको फाइंड करना हो तो क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज को फाइंड करना हो क्वेश्चन करेंगे
which and how। ओके, हाउ मैनी भी आता है, हाउ मच भी आता है, हाउ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज। ये आपको क्वेश्चन करेंगे इन व्हाट वे, एट व्हाट टाइम, एट विच प्लेस। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, ही इज अ वेल्दी मैन, ही इज अ वेल्दी मैन। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम करेंगे, क्वेश्चन हमने किया ही इज अ वेल्दी मैन, वह वेल्दी मैन है। क्वेश्चन हमने किया हाउ। अगर हम क्वेश्चन व्हाट करेंगे, ध्यान रखना, तो व्हाट करने से आंसर क्या निकलेगा, मैन। अगर हम व्हाट करेंगे, वह क्या है, तो एक वेल्दी मैन है। यहाँ पर जो आंसर होगा वेल्दी मैन, ये पूरा नाउन फ्रेज बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल जो वेल्दी वर्ड है वो हमारा होगा एडजेक्टिव। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से लिख देते हैं, ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ, वो वेल्थ वाला पर्सन है, यानी कि पैसे वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर ये जो पूरा वर्ड है, मैन ऑफ वेल्थ, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो कैसा पर्सन है, मैन ऑफ वेल्थ, वेल्थ वाला पर्सन है। ठीक, इसी तरह व्हाट लगा के निकालते हैं हमारा नाउन फ्रेज। पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, फिर से देखिएगा एक बार। नाउन फ्रेज निकालने के लिए हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, सिंपली आई हैव अ बुक। ओके, फिर मैंने लिखा टू टेल लाई इज अ सिन। ओके, दो सेंटेंस लिखे मैंने। आई हैव अ बुक टू टेल लाइज इज अ सिन। मैंने लिखा है आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। अगर मैं क्वेश्चन करूं व्हाट से, व्हाट आई हैव अ बुक, मेरे पास क्या है, एक बुक है। तो जो बुक वर्ड है वो होगा नाउन, क्यों, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। अगर इस सेंटेंस में क्वेश्चन किया टू टेल लाइज इज अ सिन, झूठ बोलना पाप है ना, बुरा है। तो व्हाट इज अ सिन, हमने क्वेश्चन किया व्हाट इज अ सिन, क्या पाप है। तो टू टेल लाइज, आंसर क्या निकला, टू टेल लाइज इज अ सिन। दैट मीन्स टू टेल लाइज, ये वर्ड हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नाउन फ्रेज। क्लियर, आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, ध्यान रखिएगा। फ्रेज अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने ईजीएस्ट तरीके से, जितना पॉसिबल हो सका है उतने पॉसिबल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। नाउन फ्रेज जो नाउन से मिलकर बनता हो, है ना, जो व्हाट लगा पर फाइंड होता हो। एडजेक्टिव फ्रेज जो एडजेक्टिव से मिलकर बनता हो, विच या हाउ लगाकर फाइंड होता हो। एंड देन कम्स एडवर्ब फ्रेज जो एडवर्ब से बनता हो, और क्या लगाकर, इन व्हाट वे, एट व्हाट टाइम, एट विच प्लेस, ये लगाकर फाइंड होता हो। ओके, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एडवर्ब का एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखा देते हैं, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ही फॉट ब्रेवली। ओके, फिर मैंने लिखा ही फॉट इन अ ब्रेव मैनर। ठीक है, दो सेंटेंस लिखे, ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट इन अ ब्रेव मैनर। मैं लिखा कि वो ब्रेवली फाइट किया, इन व्हाट वे, कैसे फाइट किया, ब्रेवली। तो ये जो ब्रेवली वर्ड है ये हमारा होगा एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। फिर मैंने अगले सेंटेंस से क्वेश्चन किया, ही फॉट इन अ ब्रेव मैनर, वो बहादुरी के तरीके से लड़ा, नहीं बहादुरी से लड़ा। तो इन व्हाट वे, किस तरीके से लड़ा, तो ही फॉट इन अ ब्रेव मैनर। तो ये जो इन अ ब्रेव मैनर है ये हमारा होगा एडवर्ब फ्रेज। क्लियर, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस भी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा स्पीड स्लो हो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। भले ही हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं अभी, चूंकि ये बेस है। अगर आपका बेस एक बार क्लियर हो जाएगा ना, फिर जो फंडामेंटल के बाद एडवांस ग्रामर है उसमें हम अच्छे से स्पीड कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर अगर मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी आपको। इसीलिए अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा स्लोली चलेंगे और हर चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या-क्या क्लियर कर लिया? आज हम लोगों ने लेटर पढ़ लिया, अल्फ़ाबेट समझ लिया, वर्ड समझ लिया, सिलेबल हो गया और फ्रेज़ भी क्लियर हो गया। ठीक है? देखिए, एक दिन में हमने इतने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस क्लॉज, ये भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है। देन कम्स पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच अकेले एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ओके, so I think all of you have liked my videos, and I hope this video will also help you in finding out some very typical, some very small errors of grammar. I think this is clear to you. So thanks for watching and keep on watching my videos. So till then, like, share and subscribe. Thanks for watching. Have a good day.